ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सभी विभागों में पीएचडी कोर्स में नामांकन के लिए नामांकन प्रक्रिया हुआ प्रारंभ। आपको बताते चले कि पीएचडी नामांकन कोर्स के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। सभी विभागों में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में हमने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में जाकर वहाँ के जो एचओडी हैं उनसे जानना चाहा कि ये पीएचडी कोर्स में जो नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसके क्या कुछ नियम हैं, कैसे नामांकन हो रहा है। तो उन्होंने मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए दी पूरी जानकारी। अब आइए सीधे ले चलते हैं जो विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वहीं उसी विभाग के जो वरीय शिक्षक हैं RN चौरसिया, उन्होंने भी मीडिया को पूरी जानकारी दी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। इसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई है, चिट्ठी भी आई है जिसमें कतिपय डॉक्यूमेंट्स के साथ छात्रों का एडमिशन लेना है। जैसे फ्रॉम क्लास 10th अप टू पीजी यहाँ के मार्कशीट या सर्टिफिकेट हमें मिला करके देना है, रखना है ना। पुनः क्या करना है तो 2 रिसेंट कलर्ड पिक्चर लेना है, पासपोर्ट साइज। तीसरे में यदि संभव हो, यदि कैटेगरी का लड़का उस कैटेगरी का होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट और उसका इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2, एनेक्सचर 3 जो कि मजिस्ट्रेट वगैरह से जो सर्टिफिकेट देना है या अपने लिख करके देना है, शपथ पत्र, ये सब जो करना है। ये सब करने के पश्चात जो हम लोगों ने वाइवा वोस लिया उस दिन जो परीक्षा थी 23 तारीख को यहाँ अपने विभाग में, उसमें जो रिजल्ट होकर के वहाँ से आए हैं विश्वविद्यालय से, तो उसको लड़के लोग अपना डाउनलोड कर लेंगे पोर्टल से और उसको भी यहाँ पर जमा करेंगे। उस सबको सूची बना करके मैंने उसी के आधार पर जिन लड़कों का नामांकन होना है उसको 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक एडमिशन ले लेना है, इसी अगस्त महीने में। सर, पीएचडी प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद तो कई चीज़ सामने आती है। सही गाइड होना चाहिए, जो अब विषय देंगे उसकी सूची या तो छात्र स्वयं देंगे या विभाग द्वारा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि सर जो आप लोग देते हैं विषय उस पर गहन अध्ययन नहीं होने के कारण बहुत जगह कॉपी पेस्ट की बात भी आ जाती है। तो कैसा इसका रहेगा कि वो सही से वो ये कर सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा जाता है प्रायः, क्योंकि गाइड जो होते हैं यहाँ के वो भेजते हैं बच्चों को लाइब्रेरी वगैरह में, अपने से यहाँ देखते हैं। जो JRF वगैरह होते हैं वो तो पक्का विद्यार्थी, वो छात्र सब यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ 2 घंटा में सीखते हैं। प्रतिदिन यहाँ आना है JRF सबको या SRF जो है उसको, और उसके पश्चात फिर लाइब्रेरी भी जाना है, वहाँ पर भी अध्ययन करते हैं। टीचर लोग जो हैं अर्थात गाइड जो हैं उनको यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका सुझाव भी देते हैं, कहाँ पर कौन चीज़ मिल जाएगी वो सब बताते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाता है ऐसे शिक्षक वर्ग में करते रहते हैं। जैसे अभी है तो ये 6 महीना का कोर्स है ना। पीएचडी में जो एडमिशन लेंगे तो इसका पीएचडी कोर्स वर्क नाम है। ये 14 तारीख से 14 अगस्त 2025 से शुरू हो जाना है और जब तक इसका समय रहता है उस समय तक हम लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है जो यूनिवर्सिटी से सूचना होती है। विभाग से सूची भी दिया जाता है कि इस प्रकार से आपको रिसर्च करना है। सुझाव जिसके अंदर में हम लोग जिस टीचर के अंदर में जिस छात्र को देते हैं वो वहाँ पर उनसे तालमेल बैठा कर अपना उस क्षेत्र में यानी दोनों में चर्चा करके तभी ही टॉपिक दिया जाता है और उस पर शोध कार्य करते हैं। अच्छा शोध करके दे, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए यही है कि स्थान विशेष पर उस छात्र को जाना पड़ेगा जहाँ पर जो चीज़ मिल जाए उससे सम्यक रूप से। और जब समस्या होती है तो उसका निदान भी आता है। विश्वविद्यालय समय समय पर जो आपने टेस्ट की बात की, विश्वविद्यालय अपनी ओर से पूरी प्रयास किया है। लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। प्लेगरिज्म होता है, जो कोई नकल किया है कहीं से तो वो पकड़े जाते हैं। ऐसा भी आप कुछ हद तक तो सही है बात, 30% 50% तक पकड़ाते हैं तो फिर उसमें सुधार होता है।
और यहाँ भी जागरूकता बच्चों में बहुत आई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आप 10 साल पहले चले जाएं तो कोई नेट JRF यहाँ से तो नहीं होता था दरभंगा से। मैं 28 साल से ऊपर से सर्विस में हूँ, लेकिन अब यहाँ के हमारे विभाग से भी अभी JRF छात्र निकाले हैं। यहाँ आपके सामने बैठी हैं नीतू कुमारी, वो भी JRF यहाँ से PhD कर रही हैं। सदानंद हैं, इधर मणि पुष्पक हैं। तो शोध की जो गुणवत्ता है वो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि बढ़ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उसमें जैसा कि विभागाध्यक्ष जी ने कहा कि इसके पहले जो छात्र तैयार करते थे, ये बात कहीं कहीं सत्य है कि उसको इंटरव्यू में टॉपिक और चैप्टर बताने में कठिनाई होती थी। कट पेस्ट का आपने इतिहास उल्लेख किया, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ है। आप कभी इंटरव्यू में भी आ सकते हैं, गाइड होते हैं, वो चेक करते हैं। उसके बाद फिर विभाग के टेबल पर आता है, जिसमें सभी विभाग के शिक्षक उसको देखते हैं और गड़बड़ी का सुधार भी करते हैं। ऐसे टॉपिक का चयन मुख्यतः शोधार्थी और उनके जो गाइड हैं उन पर ही हम लोग छोड़ते हैं। वो दोनों मिल कर के तय करते हैं और वह टॉपिक सिनॉप्सिस बन के फिर आता है विभाग का DRC में। वहाँ फिर देखा जाता है कि ये टॉपिक रिपीटेशन तो नहीं है, पहले के छात्रों का नकल तो नहीं है। उसके बाद फिर PGRC में जाता है और तब जाकर स्वीकृत होता है, तब उस पर काम शुरू होता है। उसके पहले की ये प्रक्रिया है जो आपने अभी पूछा, जो नामांकन PhD कोर्स वर्क के लिए हो रहा है। तो विद्यार्थी जो 2000 रुपये का रसीद कटाएंगे कोर्स वर्क के लिए, वहीं से उसका रजिस्ट्रेशन का पीरियड शुरू हो जाएगा। वहाँ से मिनिमम वो 3 वर्ष के बाद ही थीसिस अपना जमा करेंगे। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच का एक्सटेंशन का प्रावधान खत्म हो गया है। ये अच्छा UGC ने किया है। और इसमें अपने रिलेटिव कोई अगर हैं टीचर के, तो वो उसके गाइड नहीं बन सकते हैं। विद्यार्थी के गाइड बिल्कुल अलग होने चाहिए और गाइड का चयन विभाग द्वारा होता है। विभाग अध्यक्ष को पूर्ण ये पावर है किस छात्र को कौन सा गाइड दिया जाएगा। देखा जाता है कि गाइड के पास पहले से कितने शोधार्थी हैं, नियम बना हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो 4 वो शोध करा सकते हैं 4 छात्रों को, एसोसिएट हैं तो 6, और विश्वविद्यालय प्राध्यापक है, प्रोफेसर हैं तो 8 मैक्सिमम कराएंगे। रिटायर होने वाले टीचर नहीं करा सकते हैं अब, या अन्यत्र जो पदस्थापित हैं विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर, वो भी अब गाइड नहीं बन सकते हैं। यही सब प्रावधान है। और जो शोध की पद्धति है पूरी वो हम लोग कोर्स वर्क में बताते हैं। पहले कोर्स वर्क नहीं होता था तो बच्चों को पता नहीं रहता था कैसे तैयार करना है, क्या इसकी उपयोगिता है और कहाँ हमको अध्ययन सामग्री मिलेगी। इन सब चीज़ों की जानकारी भी दी जाती है। और बीच में उसमें जो शोधार्थी हैं उनको हम लोग शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि विभागाध्यक्ष जी ने कहा 2 शोध आलेख प्रकाशन कराया जाता था। UGC तो पहले UGC केयर लिस्ट में होता था, लेकिन उस नियम को अब शिथिल किया गया है। अब पीयर रिव्यूड या रेफर्ड जर्नल में जिन छात्र का 2 लेख उसी टॉपिक से संबंधित छपना जरूरी है, साथ ही साथ 2 सेमिनार में भी उसको प्रेजेंटेशन देना है, अपना आलेख तैयार करके प्रस्तुत करना है उसी टॉपिक से रिलेटेड। उसका प्रमाण इसमें लगाए जाते हैं। दोनों लेख का फोटोकॉपी, उस पत्रिका का कवर पेज और विषय सूची के साथ, और दोनों प्रमाण पत्र भी उसमें लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हर एक 6 महीना पर शोधार्थी ने क्या काम किया है 6 महीने का, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोग लेते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसके शोध के सारांश लिखे जाते हैं, गाइड दस्तखत करते हैं, छात्र करते हैं, और फिर विभाग के एक टीचर, अन्य टीचर जो DRC के मेंबर हैं, और विभागाध्यक्ष के बाद फिर डीन और आगे हो जाता है। मैंने कई बदलाव हुए हैं भाई, कई बदलाव और परिवर्तन भी हुए हैं, और छात्र स्वयं सक्रिय होकर अपना थीसिस तैयार करें। जी, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अगर नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से तो छूट जाते हैं। मेरे ही अंदर कई छात्र, 4 छात्र हैं जो PhD नहीं कर पाए, समय ख़त्म हो गया। तो प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है। हम लोग विद्यार्थी को बुलाते हैं। खास बात यह है कि बंगाल से अभी देखिए संस्कृत विभाग में मुझे लगता है 14 छात्र हैं शोधार्थी, 14 बंगाल से। और उसमें एक नजमा हसन है जो मुस्लिम छात्रा है, वो संस्कृत विषय में PhD कर रही है इसी मिथिला विश्वविद्यालय से। ये विभाग के लिए बड़ी बात है कि बाहर से छात्र आ रहे हैं शोध करने, अध्ययन करने के लिए। तो खैर हैं ही, पूरे बिहार से छात्र आ रहे हैं। ये हमको लगता है शोध में निश्चित रूप से कुछ प्रगति की ओर हम लोग जा रहे हैं। सर